गुड इवनिंग, हेलो। कैसे हैं सभी? ठीक होंगे? ठीक है, चलिए। तो आज की जो हमारी क्लास है ज्योग्राफी में, हम लोगों की पिछली जो भी क्लासेस हुई हैं आप बराबर रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार समझ में आ गया या तो खुश हो गए कि चलिए बहुत आसान है छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लगातार आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, पढ़ाई आपको लगातार करनी पड़ेगी। आज का जो टॉपिक है, कल हमने बताया था कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब अगर बोला जाए कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, अगर छत्तीसगढ़ के टॉप 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स निकाला जाए तो उसमें से अपवाह तंत्र हमेशा आएगा, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। और अपवाह तंत्र एक ऐसा विषय है जो कि महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है। मतलब इंटरेस्टिंग काफ़ी है। आप बोलेंगे क्या सर 100 टाइप की नदियों का नाम याद करना, उसमें क्या इंटरेस्टिंग है? दिमाग ख़राब हो जाता है, कौन कहाँ से निकले, किसकी लंबाई कितनी, कौन सा धार्मिक स्थल किसके बाजू में, कौन सी नदी आके मिलती है, कौन सा त्रिवेणी संगम। ठीक है, वो आपका कहना भी जायज़ है कि जब तक आप खुद से पढ़ रहे हैं, जब तक आप बुक से पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें आपको लगेंगी। लेकिन मैं आपको क्या बोला कि हम लोगों को क्या करना है कि जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, कोई भी टॉपिक, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी विषय में कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला जो काम होता है कि उस टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक का नाम है अपवाह तंत्र। क्या नाम है? अपवाह तंत्र। इंग्लिश वालों के लिए ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। कई जगह पे इसको रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर, नदी वाला रिवर। ठीक है, तो मैं आपको शुरू क्लास से बताते आ रहा हूँ कि जो भी टॉपिक हमको आज पढ़ने को मिल रहा है तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि उस टॉपिक के बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो अपवाह तंत्र का मतलब क्या है, वो अपवाह तंत्र का कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्या है। समझ में आ रहा है? तो हमको इसके कॉन्सेप्ट को पता करना है कि पहले अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। अपवाह तंत्र तो मेरे ख्याल से ज्योग्राफी पढ़ने वाला स्टूडेंट ही अपवाह नाम सुनता होगा। अपवाह तंत्र, ये जो ज्योग्राफी पढ़ने आता है, अपन 6वीं 7वीं में शायद सुने होंगे, या पीएससी की तैयारी कर रहे तो सुने होंगे, जो बीए वगैरह कर रहे होंगे उन लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो सुने होंगे। पर ज़्यादातर सामान्य बोलचाल की भाषा में अपवाह शब्द का बहुत यूज नहीं होता। अफवाह का होता है, अफवाह, र्यूमर्स। ठीक है, पर अपवाह अलग है और अफवाह अलग है। क्लियर? ये ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ काफ़ी बार कॉमनली होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम से हम अपवाह तंत्र को समझेंगे। जो चीज़ कॉमनली यूज़ होती है वो हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। तो आप ये देखेंगे जैसे अपवाह तंत्र क्या है तो उसकी भारी भरकम परिभाषा हो सकती है। अपवाह तंत्र की परिभाषा यदि मैं बोलूँ कि पृथ्वी का जो फिजिकल सरफेस है, पृथ्वी की जो भौतिक सतह है, उस पर जो जल का बहाव है, उस पर बहने वाला जो जल है, उसका जो कई सारे जो बहने वाला जल है जो नदियों के माध्यम से बहता है, नदियां अपने सहायक नदियों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती हैं। और उस निश्चित दिशा, एक दिशा में जो आगे बढ़ती हैं और उस एक दिशा में बहने वाली नदी की सहायक नदियां और उनकी सहायक नदियां मिलके पूरा एक सिस्टम बनाती है, उसको हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। और बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। अपवाह तंत्र को समझने का सबसे बेसिक तरीका क्या है पता है? ड्रेनेज सिस्टम को समझिए। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ आप कहाँ सुने हो पहली बार? तो आप अपने घर में सुने हो। किसमें सुने हो? घर में। अपन बोलते नहीं कि मोहल्ले का ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है, हमारे घर का ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी भर जा रहा है वॉशरूम में, किचन में। समझ में आ रहा है? तो आप ड्रेनेज सिस्टम का मतलब अपने घर में आप क्या चीज़ को यूज़ करते हो कि आपके बाथरूम का पानी, आपके किचन का पानी, आपके घर के और अन्य घरेलू कार्यों का पानी, वो एक सिस्टम के माध्यम से आपके घर के बाहर से निकलता है। पहले 2 शब्द हैं, अपवाह और तंत्र, ड्रेनेज और सिस्टम। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जहां पे सिस्टम शब्द आया, वहां पे एक से ज्यादा यूनिट होंगे। कभी भी कोई अकेला एक चीज सिस्टम नहीं होता। सिस्टम में हमेशा एक से अधिक चीजें जुड़ी होंगी, तभी वो चीज सिस्टम कहलाएगा। इसका बहुत बेसिक उदाहरण है आपका कंप्यूटर। ठीक है, आपका पर्सनल कंप्यूटर जो होता है ना, वो सिस्टम होता है। आपके लैपटॉप को आप सिस्टम नहीं बोलते हो। जो आपका लैपटॉप है आप उसको लैपटॉप बोलते हो, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है आप उसको सिस्टम बोलते हो। तो मैं क्यों बोला सिस्टम क्या होगा? कि जहां पे भी एक से अधिक चीजें आपस में मिलके एक ही कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रही हूं, वो व्यवस्था सिस्टम कहलाती है, तंत्र कहलाती है। तो कंप्यूटर में आपका माउस होता है, कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में आपका सीपीयू होता है, कंप्यूटर में आपका मॉनिटर होता है। वो सब सारी चीज़ों का इंडिविजुअल काम अलग अलग होगा, लेकिन उन सभी का उद्देश्य कंप्यूटर चलाना होता है फाइनली। तो सभी मिलके अपने हिस्से का काम करते हैं, इसलिए वो एक सिस्टम बनाता है। कंप्यूटर एक सिस्टम कहलाता है। क्लियर हुआ?
जैसे अपन बोलते हैं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, तो सिस्टम है ना, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा सिस्टम खराब है। क्लियर हो रहा है? तो सिस्टम जहां पे भी आएगा वहां पे एक से अधिक चीजें होंगी। और किसका सिस्टम पढ़ना है? अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नदी। किसका सिस्टम पढ़ना है? नदी। तो मैं क्या बोला कि केवल एक नदी के बारे में पढ़ेंगे तो वो कभी भी सिस्टम नहीं होगा। यदि हमको सिस्टम पढ़ना है मतलब एक नदी होगी, उस नदी से आके कई नदियां मिलती होंगी, उन नदियों में आके कई नदियां मिलती होंगी, उस सभी को मिला के जो एक संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ये आपका घर है। आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ये आपका घर है, ठीक है। ये 4 लोगों का घर है, 1 2 3 4। इसके घर से पूरा इसका ओवरऑल किचन का, वॉशरूम का, सबका पानी यहाँ बाहर निकला, इसका भी पानी बाहर निकला, इसका भी पानी बाहर निकला, इसका भी। अब ये पानी घर के बाहर आपकी नाली होती है, उस नाली में ये पानी मिल गया। अब ये आपके घर के बाहर की जो नाली है, ये आपकी गली से बाहर निकलेगा तो मेन रोड में एक थोड़े बड़े नाले में जाके आपके घर की नाली, आपके मोहल्ले की नाली मिल जाएगी। ये जो नाला है, आप इसके पीछे पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये और आगे जाके एक और थोड़े चौड़े नाले में मिल गई। अगर अपन बिलासपुर में बात करें तो ये चौड़ा नाला फाइनली जाके अरपा नदी में मिल गया। समझ में आ रहा है? तो सिस्टम, ये ड्रेनेज का पूरा एक सिस्टम है, बिलासपुर का ये ड्रेनेज सिस्टम है। सिस्टम में क्या है? अरपा नदी है। अरपा नदी में मिलने वाला ये बड़ा नाला है, इस बड़े नाले में मिलने वाला ये मीडियम नाला है, इस मीडियम नाले में मिलने वाली ये छोटी नाली है, और इस छोटी नाली में मिलने वाले आपके घरों के छोटी छोटी नालियों से आने वाला पानी है। तो ये पूरी चीजें मिला के क्या बनी? सिस्टम। अपवाह तंत्र भी सेम होगा। समझिए, अगर आप ड्रेनेज सिस्टम को समझ गए, घरेलू ड्रेनेज सिस्टम को समझ गए, शहर के ड्रेनेज सिस्टम को समझ गए, तो अपवाह तंत्र समझना आपके लिए हमेशा आसान होगा। तो ये अरपा नदी है। अपन क्या बोले कि फाइनली अपवाह तंत्र में या ड्रेनेज सिस्टम में जो भी नदियां, नाले या फिर जो भी बहने वाली चीज जाके मिलेगी, वो सिस्टम एक सिस्टम में तभी कहलाएंगे जब इनका पानी फाइनली एक दिशा में जा रहा हो। तो आपके घर का पानी उत्तर में बह रहा है, दक्षिण में बह रहा है, पूर्व में बह रहा है, पश्चिम में बह रहा है, ये मैटर नहीं करता। फाइनली आपके घर का पानी किधर बह रहा है? जिधर अरपा नदी बह रही है। तो ये सभी मिला के एक दिशीय व्यवस्था, एक दिशा में बहने वाली व्यवस्था बनाए, इसलिए ये चीज कहलाया ड्रेनेज सिस्टम। ये तो हुआ आपको मैं नदी, आपके घर के नाली नाले के बारे में उदाहरण देकर समझाया। मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए ये उदाहरण। इससे आगे अपन अगर देखें तो अगर ये हो गया नदी नाले वाला उदाहरण, अब मैं आपको क्या है, अपवाह तंत्र आपको क्लियर हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ नदियों का क्या होगा। तो नदियों का क्या होगा कि ये है बहुत बड़ी नदी, इंडिया में बह रही है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी में बाय द वे यहाँ से आके एक नदी मिल जा रही है। कौन सी नदी मिल जा रही है? सोन नदी। सोन नदी में आके कोई सी बड़ी नदी मिल जा रही है यहाँ पे, रिहंद नदी। कौन सी नदी मिल जा रही है? रिहंद नदी। रिहंद नदी में आके कोई छोटी छोटी नदियाँ मिल जा रही हैं, XYZAB। इनमें आके आपका और नदियाँ मिल जा रही हैं 1 2 3 4। तो फाइनली आप ये देखिए कि गंगा नदी इधर बह रही है दक्षिण दिशा की तरफ, और ये जो 1 नंबर की नदी है उत्तर दिशा की तरफ बह रही है। और मैं आप लोगों को जब अपवाह तंत्र की परिभाषा बता रहा था तो मैं बोला कि समस्त बहने वाली नदियां अंतिम रूप से एक ही दिशा में बहती हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो उत्तर में बह रही है और ये दक्षिण में बह रही, तो दोनों एक अपवाह तंत्र का भाग नहीं हो सकते। मैं बोला अंतिम रूप से, मतलब ये नदी जाके बी में मिली, बी जाके रिहंद में मिली, रिहंद जाके सोन में मिली, सोन जाके गंगा में मिली, और गंगा से फाइनली इसका बहाव किधर हो गया? दक्षिण की तरफ। तो ये नदी कोई उत्तर में बह रहा है, कोई पूर्व में बह रहा है, कोई पश्चिम में बह रहा है, कोई दक्षिण में बह रहा है, वो मैटर नहीं करता। इन नदियों का पानी फाइनली जिस नदी में मिल रहा है वो नदी कहाँ जाके मिल रही है, और वो नदी फाइनली किधर जा रही है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ की नदी जिसका गंगा नदी से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कौन सा अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएगी? गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से स्पष्ट है। तो अपवाह तंत्र क्या होता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि अपवाह तंत्र क्या होता है। यहाँ पे गंगा नदी है, बाय द वे यहाँ से नर्मदा बह रही है। क्या बह रही है? नर्मदा। और एक ही स्थान पे एक नदी निकली अ नदी आके मिल गई सोन में। किसमें मिल गई? सोन में। और इसी के बाजू से एक नदी निकली ब, और ब जाके मिल गई नर्मदा में। तो आप ये देखिए ये ब नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएगा, और ये अ नदी सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। तो ये अपवाह तंत्रों का विभाजन भी बहुत बारीक होता है। कैसे अपवाह तंत्रों का विभाजन होगा, कैसे अलग अलग अपवाह तंत्र बनते हैं, आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अभी अपन पढ़ेंगे तो आप बेसिकली अच्छे से समझेंगे। अपवाह तंत्र क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हुआ, एकदम स्पष्ट हुआ।
तो ये हो गया आपका अपवाह तंत्र। अब आप पढ़ाएंगे अपने टॉपिक पे छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में आपके घर के नदी नाले के बारे में नहीं पढ़ना है अपने को। आपके घर से जो नाली निकल रहा है वो नाले में मिल रहा है, उससे ऊपर नाले में मिल रहा है, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को। छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आना चाहिए वो है कि आपको छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना पता होनी चाहिए। कैसे? अब मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ है मान लीजिए। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। जब भी हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो 5 संभाग आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है? अपन यहाँ पे जिले बना लिए। कौन सा जिला कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। अब मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना कैसे। मैं ऊपर का आपका हेडिंग मिटा रहा हूँ। हेडिंग को आप लोग देख लिए हैं क्योंकि अभी अपवाह तंत्र पढ़ाते समय ऊपर की ज़रूरत हमको पड़ेगी बोर्ड की। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपवाह तंत्र जानना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना कैसी है। बेसिक चीज़ें समझिएगा। जैसे अपवाह तंत्र में हमको किनके बारे में पढ़ना है? नदियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? नदियों के बारे में। नदियों के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ ये होता है कि कोई भी नदी, गंगा, यमुना, अरपा, नर्मदा, कोई भी नदी, जो भी नदी होगी कहाँ से निकलती है? हमेशा किसी न किसी पहाड़ी या पर्वत से निकलती है। नदी हमेशा कहाँ से निकलती है? पहाड़ी या पर्वत से निकलती। कभी भी मैदान से नदी नहीं निकलती। उसका कारण है क्योंकि नदी, आप सोचिए कि 2500 किलोमीटर नदियाँ बहती हैं। अरपा नदी 2510 किलो सॉरी गंगा नदी 2510 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो नदी के पास कोई मशीन है क्या? नदी बहती क्यों है? नदी बहती क्यों है? उसके पास कोई मशीन है क्या? भाई आप अपने घर में 1 बाल्टी पानी डालिए तो फैल जाएगा इधर उधर, एक दिशा में थोड़ी ना बहेगा। तो नदी बहती क्यों है? तो नदी हमेशा इसलिए बहती है कि ये पर्वत है, ये पर्वत के चोटियों से, पर्वत के ऊपरी हिस्सों से कोई एक स्रोत होता है जिस स्रोत से नदियों का उद्गम होता है। नदियां हमेशा पर्वतीय और पठारी भागों से निकलती है, याद रखना। इसलिए नदियां बहुत लंबी दूरी तक बहती, क्योंकि यहाँ से जब पानी निकलता है तो पानी इस ढलान से बहता हुआ मैदान में आता है। तो आप मैदान में अगर कोई पानी यहाँ पे डालोगे तो ये पानी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फोर्स नहीं होगा, इसलिए ये पानी इधर ज़्यादा तेजी से बह नहीं पाएगा। और जब इसके पास गति नहीं होगी पानी के पास तो ये ज़्यादा लंबी दूरी कभी भी तय नहीं कर पाएगी। नदियों के साथ क्या होता है कि नदियाँ हमेशा पर्वतीय ऊंचे क्षेत्रों से निकलती है, इसलिए वो ढलानों में काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आती हैं। काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आने के कारण जब ये मैदान में पहुँचती हैं तो ये जो लगातार पानी यहाँ से गिरता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पानी को शक्ति देती है और ये पानी लगातार आगे बढ़ता जाता है और समुद्र में जाके फाइनली हर नदी का पानी गिर जाता है। कई नदियाँ जाके किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, वो बड़ी नदी फाइनली समुद्र में गिरता है। तो आपको याद रखना है कि नदियाँ सामान्यतः या निश्चित तौर पे पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों से ही निकलती हैं। ये बात छत्तीसगढ़ के लिए आपको कैसे काम आएगी, आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में कौन से हिस्से में पर्वत और पठार ज़्यादा है और कौन से हिस्से में मैदान ज़्यादा है, ये आपको पता है ना। छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना अपन पढ़े तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ को याद रखिए कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। धान का कटोरा कहा जाता है, मतलब ये वाला भाग क्या है? उठा हुआ है। ये वाला भाग क्या है? उठा हुआ है। ये पश्चिमी भाग क्या है? उठा हुआ है। ये पूर्वी भाग क्या है? उठा हुआ है। ये चारों तरफ का छत्तीसगढ़ कैसा है? उठा हुआ है, ऊंचा है। पर्वत या पठार पाए जाते हैं यहाँ पे। मैं पहले बता दिया हूँ कहाँ पे कौन सा पर्वत, कहाँ पे कौन सा पठार, क्लियर है। लेकिन उस चीज़ को आप रिकॉल कीजिए। और ये छत्तीसगढ़ का बीच वाला भाग है, ये क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान। मतलब यहाँ से कोई भी नदी का उद्गम नहीं होगा। नदी का उद्गम या तो इस क्षेत्र से होगा, या तो इस क्षेत्र से होगा, या तो इस क्षेत्र से होगा, या तो इस क्षेत्र से होगा।
उद्गम यहाँ होगा लेकिन बहेंगी नदियाँ तो सब तरफ ना। जैसे मान लीजिए पहाड़ी है, यहाँ से कोई नदी निकली तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कोई पठार है, यहाँ पे अपन पढ़े थे पूर्वी बघेलखंड के पठार, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का शेप कैसे होगा, ये ऊपर का भाग प्लेन और इधर एक ढाल। अब पूर्वी बघेलखंड के पठार से मान लो यहाँ से कोई नदी निकली तो इसका ढाल इधर है ना, तो ये इधर बहने लगेगी। यहाँ से कोई नदी निकली तो इसका ढाल ऊपर है तो ये ऊपर बहने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ में चारों दिशा में वही स्थिति होगी। छत्तीसगढ़ की चारों दिशा की स्थिति वही होगी। क्यों वही होगी समझिए, क्योंकि चारों दिशा में क्या है, पर्वत या पठार है। और पर्वत या पठार है तो एक ढाल इसका अंदर की तरफ है तो दूसरा ढाल बाहर की तरफ है। इधर एक ढाल अंदर की तरफ है तो दूसरा ढाल बाहर की तरफ है। इधर एक ढाल अंदर की तरफ है तो दूसरा ढाल बाहर की तरफ है। इधर एक ढाल अंदर की तरफ है तो दूसरा ढाल बाहर की तरफ है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के ये जो चारों तरफ वाला फ्रंटियर एरिया है को, जो आपका छत्तीसगढ़ का किनारे वाले क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, या छत्तीसगढ़ का चारों तरफ वाला भाग है, ये पर्वतीय पठारी भाग है। इसलिए ऐसे भागों से नदियों के उद्गम होते हैं। और नदियों के उद्गम होते हैं तो आपका मतलब जो नदियां हैं वो दो दिशा में बह सकती हैं। अगर उत्तर में ये सरगुजा संभाग से जो भी नदी निकलेगी तो जो सरगुजा संभाग के उत्तरी ढलान वाले क्षेत्र से जो नदी निकलेगी, एक ढलान इधर होगा, अगर इस क्षेत्र से कोई नदी निकलेगी तो ऊपर की तरफ चले जाएगी, मतलब यूपी और एमपी चले जाएगी। और इस एक ढलान ऐसा होगा तो इस क्षेत्र से जो नदी निकलेगी वो दक्षिण की तरफ, मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान की तरफ आएगी। क्लियर हुआ? तो अपन अब चलते सरगुजा संभाग से। सरगुजा संभाग से अपन देखते हैं कि कुछ ऐसी नदियां सरगुजा संभाग से निकलती हैं जो ऊपर की तरफ बहती हैं। किधर बहती है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये कोरिया जिला है। कौन सा जिला है? कोरिया। कोरिया में एक नदी है नेऊर नदी। कौन सी नदी है? नेऊर नदी। एक नदी है गोपद। कौन सी नदी है? गोपद। एक नदी है बनास। कौन सी नदी है? बनास। एक आपका यहां सरगुजा जिले से निकलती है नदी, ये नदी है रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। एक नदी जशपुर जिले से यहां से निकलती है और ऐसे बलरामपुर होते हुए चले जाती है ऊपर। इस नदी का नाम है कन्हार नदी। क्या नाम है? कन्हार नदी। क्लियर हो रहा है? समझना, अभी नदियों का नाम आपको नहीं भी याद होगा तो चलेगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। मैं क्या बताया, सरगुजा संभाग वाला जो पार्ट है ये ऊंचा पार्ट है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? तो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, यहाँ से नदियाँ निकलती है, पर यहाँ की कुछ नदियाँ उत्तर की तरफ बहेंगी और कुछ नदियाँ दक्षिण की तरफ बहेंगी, क्योंकि पठार का शेप ऐसा रहेगा ना, एक ढाल इधर रहेगा एक ढाल इधर रहेगा। तो जो उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ उनमें महत्वपूर्ण है नेऊर, गोपद, बनास, रिहंद, कन्हार। आपको याद रखना है कि यहीं पे दक्षिण की तरफ बहने वाली भी कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ये कोरिया जिले से एक नदी निकलती है, बहुत फेमस नदी है जिसको आप जानते हो, जिसका नाम है हसदेव या हसदो। क्या नाम है? हसदेव नदी या हसदो नदी। आपका यहाँ से मैन पार्ट से एक नदी निकलती है मांड नदी। कौन सी नदी निकलती है? मांड नदी। जशपुर से एक नदी निकल के इधर उड़ीसा में आके नीचे बहती है, इस नदी का नाम है ईब नदी। कौन सी नदी है? ईब नदी। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है? अब ये आपको मजा आएगा, एक सरप्राइज मिलेगा। आप ये देखिए कि सरगुजा संभाग से कई नदियां निकलती हैं, मुख्य तौर पे हम 8 नदियों का भी देखें। इनमें से कुछ नदियां उत्तर में बह जाती है और कुछ नदियां दक्षिण में। तो उत्तर में जो नदी बहती है ये एक अलग अपवाह तंत्र बनाएंगी और दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां एक अलग अपवाह तंत्र बनाएंगी। मैं बोला क्या है, अपवाह तंत्र में हमेशा वही नदियां एक तंत्र का हिस्सा होंगी जो अंतिम तौर पर एक दिशा में बहेंगी। मतलब ये जो दक्षिण में आ गई इनका पानी तो अलग देखा जाएगा और उत्तर वाले पानी अलग देखा जाएगा ना। अब यहाँ पे अब महत्वपूर्ण बात समझिए कि आपका यहाँ पेंड्रा जिला है। कौन सा जिला है? पेंड्रा अभी नया जिला बना है। क्लियर है? ये आपका पेंड्रा जिला है। पेंड्रा जिला में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है बंजारी पहाड़ी। कौन सा जिला है? कौन सी पहाड़ी है? बंजारी पहाड़ी। तहसील है पेंड्रा। कौन सा तहसील है? पेंड्रा। तो पेंड्रा जिले के पेंड्रा तहसील से बंजारी पहाड़ी नामक स्थान से एक नदी निकलती है, जो निकलती तो बंजारी पहाड़ी है, उसके बाद ये तुरंत चले जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ चले जाती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये बहती हुई ये जाती छत्तीसगढ़ के ऊपर की तरफ, और छत्तीसगढ़ के ऊपर की तरफ जाती तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ता है। अपन पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये चले जाती है उत्तर प्रदेश। कहाँ चले जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी जाती है पटना के पास, और पटना के पास ये नदी भारत की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी में जाके मिल जाती है? गंगा नदी में। कौन सी नदी में जाके मिल जाती है?
गंगा नदी में। क्लियर है? ये जो नदी निकली है पेंड्रा से, बंजारी पहाड़ी तहसील पेंड्रा से, ये नदी जाके मिल गई गंगा नदी में। पर इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है ये? सोन नदी। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आप ये देखिए कि यहाँ से सोन नदी निकली और ये मध्य प्रदेश में बहते हुए, फिर उत्तर प्रदेश में बहते हुए, फिर बिहार में बहते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल गई। अब सबका कनेक्शन जोड़िए। छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर कौन सी नदी बह रही है? सोन नदी। और छत्तीसगढ़ में ऊपर की दिशा की तरफ कौन कौन सी नदी जा रही है? तो नेऊर जा रहा है, गोपत जा रहा है, बनास जा रहा है, रिहन जा रहा है, कन्हार जा रहा है, जा रही ना ये नदियाँ। तो ये नदियाँ जब ऊपर जा रही हैं तो ऊपर जाते जाएंगी, और ऊपर जाते जाएंगी तो अंतिम में जाके किससे मिल जाएंगी? सोन नदी से। किससे मिल जाएंगी? सोन नदी। तो ये सभी जाके मिल जाती है सोन नदी में। किसमें मिल जाती है? सोन नदी में। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की 5 प्रमुख नदियां हैं, गोपत, बनास, नेऊर, रिहंद, कन्हार। ये जाके ऊपर सोन नदी में मिल जाती है। और सोन नदी जाके किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। तो यहां पे याद रखना है कि गंगा, गंगा की सहायक नदी सोन, सोन की सहायक नदियां नेऊर, गोपत, बनास, रिहंद, कन्हार। इसमें 2 नदियां आपको बड़ी दिख रही होंगी, रिहंद और कन्हार। तो रिहंद नदी भी बड़ी नदी है, तो इसकी भी काफी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। रिहंद नदी की कुछ कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। एक है मोरनी नदी। कौन सी नदी है? मोरनी। एक नदी है गोबरी, एक नदी है सूर्या, एक नदी है महान, और एक नदी है घुनघुट्टा। समझ में आ रहा है? तो मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा, ये 5 नदियां रिहंद नदी की सहायक नदियां। ऐसी कन्हार भी थोड़ी लंबी नदी, तो इसकी 3 सहायक नदियां याद रखिएगा। एक का नाम है सिंदूर। क्या नाम है? सिंदूर। एक का नाम है गलफुला। क्या नाम है? गलफुला। एक का नाम है पेंगन। क्या नाम है? पेंगन। क्लियर है? तो ये जो सरगुजा संभाग की ये सभी नदियां हैं, ये नदियां सोन नदी में मिलती है और सोन नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो सरगुजा संभाग, ये छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है ना, छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है, ये नदियां जो बह रही हैं, ये नदियां और इनकी सहायक नदियां बह रही है, ये एक अपवाह तंत्र बनाती है। इस अपवाह तंत्र को अपन नाम देते हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्या नाम देते हैं? सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपन रखेंगे। पहला अपवाह तंत्र अपन क्या पढ़ लिए? सोन गंगा अपवाह तंत्र। आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि सोन गंगा अपवाह तंत्र का नाम सोन गंगा क्यों रखे हैं? क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ में की ये नदियां जाके गंगा नदी में मिलती है और सोन नदी के माध्यम से मिलती है, इसलिए अपन इसको सोन गंगा अपवाह तंत्र बोले। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि जशपुर में यहां पे थे, एक नदी निकलती है और ये नदी चले जाती है उड़ीसा में। कहाँ चले जाती है? उड़ीसा में। इस नदी का नाम है शंख नदी। क्या नाम है? शंख नदी। और शंख नदी उड़ीसा में जाके एक बड़ी नदी में मिलती है जो जाके डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है ब्राह्मणी। क्या नाम है? ब्राह्मणी। तो ये जशपुर का ये वाला जो हिस्सा जहाँ पे शंख और उसकी सहायक नदियाँ बह रही हैं, ये वाला हिस्सा कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा? अपवाह तंत्र का नाम किसके नाम पे रखा जाता है हमेशा? जो अंतिम नदी जो जाके महासागर में गिरेगी या सागरों में गिरेगी, उसके नाम से हमेशा अपवाह तंत्र होता है। जैसे गंगा नदी जाके गिर रही ना, गंगा नदी छत्तीसगढ़ में बहती ही नहीं है, सोन नदी छत्तीसगढ़ में ज्यादा बहती ही नहीं, उद्गम बस हुआ है, लेकिन हमारा अपवाह तंत्र किस नाम से है? सोन गंगा अपवाह तंत्र। वैसे दूसरी नदी कौन सी मिल गई आपको? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी मिली? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी में छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी जाके मिल रही है? शंख नदी। तो शंख नदी और उसकी सहायक नदियां जिन क्षेत्र में बहती है, उस क्षेत्र को हम किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं? तो इसको अपन बोलते हैं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। किसके अंतर्गत रखते हैं? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में अभी तक आपके पास कितने अपवाह तंत्र हो गए? 2 अपवाह तंत्र। कितने अपवाह तंत्र हो गए? 2 अपवाह तंत्र। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब अपन चलते हैं जो छत्तीसगढ़ का तीसरा अपवाह तंत्र होगा। छत्तीसगढ़ की तीसरी अपवाह तंत्र में यह है आपका यहां पे धमतरी। धमतरी में एक पर्वत है सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत है? सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत में एक चोटी है श्रृंगी ऋषि चोटी। यहां से एक नदी निकलती है जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है? ये नदी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से निकलती है।
ठीक है। इस नदी का नाम है, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? ये नदी है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। समझ में आ रहा है? तो महानदी को देखिए छत्तीसगढ़ के बीचों बीच बहती है। छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में इसको महानदी बेसिन भी अपन पढ़े थे ना, तो ये वाले हिस्से में क्या बहती है? महानदी बहती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से बह रही है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, सरगुजा संभाग की कुछ नदियाँ अपन पहले पढ़े थे जिसको अभी दक्षिण की तरफ आ रही हैं। कौन कौन सी नदी पढ़े थे? हरदो पढ़े थे, मांड पढ़े थे, ईब पढ़े थे। ये दक्षिण की तरफ आ रही, सरगुजा संभाग से निकल तो रही है पर बह किधर रही है? दक्षिण की तरफ। तो ये नदियाँ आके किसे मिल जाती हैं? महानदी। किसे मिल जाती है? महानदी। ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि महानदी में क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के चारों तरफ, मैं क्या बताया, छत्तीसगढ़ के चारों तरफ पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। मतलब छत्तीसगढ़ के चारों तरफ नदियां नहीं निकलेंगी, कुछ नदियां बाहर को बहेंगी, कुछ नदियां अंदर की तरफ आएंगी। तो चारों तरफ से जो नदियां अंदर की तरफ आएंगी, ये आपको पश्चिमी भाग है, यहां से भी कुछ नदियां निकलेंगी जो अंदर की तरफ आएंगी, वो किसमें आके मिलेंगी? महानदी। ये पूर्वी भाग है, इसमें जो अंदर की तरफ नदियां बहेंगी वो किसमें आके मिलेंगी? महानदी। ये दक्षिणी भाग से जो ऊपर की तरफ नदियां आके मिलेंगी ये महानदी, और उत्तर भाग से दक्षिण की तरफ नदियां आके मिलेंगी वो किसमें मिलेंगी? महानदी। तो महानदी में छत्तीसगढ़ से चारों तरफ से नदियां आएंगी और महानदी छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में होता हुआ बीचों बीच बहता है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब अपन देखते हैं कि ये महानदी, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये महानदी है। अब महानदी में चारों तरफ से नदी आएंगी। ऊपर से आया एक नदी हसदो, एक नदी आई मांड, एक नदी जशपुर से होकर गई ईब, एक कोरबा से निकलती है नदी और जाके महानदी मिलती है। इस नदी का नाम है बोरई। क्या नाम है? बोरई। तो हसदो, मांड, ईब, बोरई। एक नदी रायगढ़, रायगढ़ से बहती हुई ऐसे आती है, रायगढ़ में मिलती है, जिसका नाम है केलो। कौन सी नदी है? केलो। क्लियर है? तो महानदी में देखिए सरगुजा से 5 नदियां आके मिल रही है। कितनी नदी आके मिल रही है? 5। कौन कौन सी? हसदो, मांड, ईब, बोरई, केलो। चलिए मैं अभी बहुत डिटेल महानदी को नहीं पढ़ाता, मैं अभी आपको पूरा अपवाह तंत्र कौन कौन से कैसे कैसे बन रहा है ये क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है? तो आपको समझिए कि इधर से भी महानदी में आके ये आपका एक बहुत बड़ी नदी जाके मिलती है। इस नदी का नाम है शिवनाथ। कौन सी नदी है? शिवनाथ। तो हसदेव, मांड, ईब, बोरई, केलो, शिवनाथ ये सभी महानदी में मिल रही है। ऐसे दक्षिण में, दक्षिण में से भी बहुत सारी नदी जाके महानदी में मिलती है। एक नदी है पैरी, एक नदी है तोंडूर, एक नदी है आपका लात, पैरी तोंडूर, एक नदी है जोंक, एक नदी है लात, एक नदी है सूखा, एक नदी है दूध। ठीक है। तो आप ये देखिए कि महानदी में उत्तर से भी आके नदियां मिल रही है और दक्षिण में भी आके नदियां मिल रही है। तो ये अपना, ये सारी नदियां और इनकी सहायक नदियां, ये एक पूरा एक तंत्र बनाई और ये फाइनली किसमें मिल गई? महानदी में। तो छत्तीसगढ़ में जो तीसरा अपवाह तंत्र पाया जाएगा, जो तीसरे नंबर का अपवाह तंत्र पाया जाएगा, वो कौन सा अपवाह तंत्र होगा आपका? महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र होगा? महानदी अपवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने अपवाह तंत्र हो गए? रिकॉल कीजिए। पहला अपन पढ़े सोनगंगा अपवाह तंत्र, दूसरा अपन पढ़े ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और तीसरा अपन ने बीचों बीच वाला हिस्सा क्या पढ़े? महानदी अपवाह तंत्र। अब यहाँ पे आप ये समझिए, ये कवर्धा वाला ये मैकल श्रेणी है, ये पूरा इधर मैकल श्रेणी है। यहाँ पे अमरकंटक है, ये मुंगेली के बाजू में यहाँ पे अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो इधर बहती है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो इधर बहती है, काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, काफ़ी महत्व वाली नदी है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो आपको याद रखना है कि कबीरधाम जिले से, कवर्धा जिले से जो कबीरधाम जिला कहलाता है, यहां से 2 नदियां निकलती हैं जो बाहर की तरफ बहती हैं। एक नदी का नाम है बंजर नदी। कौन सी नदी है? बंजर नदी। और एक नदी का नाम है टाडा नदी। ये दोनों नदियां जाके किसमें मिल जाती है? नर्मदा। मतलब ये कबीरधाम जिले का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है जहां बंजर, टाडा और उनकी सहायक नदियां बहती है, ये हिस्सा एक अलग अपवाह तंत्र बनाएगी ना। ये कौन सा अपवाह तंत्र कहलाएगा? नर्मदा अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र कहलाएगा? नर्मदा अपवाह तंत्र। क्लियर हुआ? तो छत्तीसगढ़ को अभी तक कितने अपवाह तंत्र में अपन बांट दिए हैं? छत्तीसगढ़ को अभी तक 4 अपवाह तंत्र में अपन बांटे हैं। कौन कौन से 4 अपवाह तंत्र में बांटे हैं? सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, सॉरी नर्मदा अपवाह तंत्र। और अभी तो पूरा बस्तर बचा है ना, पूरा का पूरा बस्तर बचा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इधर महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में यहाँ पे एक जगह पड़ता है नासिक। कौन सी?
जगह पड़ती है नासिक। नासिक में एक पहाड़ी पड़ती है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। त्रयंबकेश्वर नासिक से एक नदी निकलती है जो छत्तीसगढ़ नहीं आती, लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा से होके गुजरती है, तेलंगाना आंध्रा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे से ऐसे करके बहती है बस्तर की जीवन रेखा कहलाने वाली इंद्रावती नदी। कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी की भी कई सारी सहायक नदियां हैं। यहाँ से एक नदी आती, कोटरी बेसिन अपन पढ़े थे, तो कोटरी, गोडरा, निबरा, यहाँ से बोल्डिंग, नारंगी, फिर नीचे से भी कुछ नदियाँ जाके मिलती, चिंता, चिंतावागू, डंकनी, शंखनी, है ना, तालपेरू, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये सभी नदियाँ जाके इंद्रावती में मिल गई। और इंद्रावती जाके किसमें मिल गई? गोदावरी। यहाँ से उड़ीसा से होते हुए एक नदी आती है जो छत्तीसगढ़ में बहते हुए जाके इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है शबरी नदी। क्या नदी है? शबरी। तो बस्तर संभाग की दो नदियाँ, इंद्रावती और शबरी, ये जाके किसमें मिलती है? गोदावरी। और इंद्रावती और शबरी के माध्यम से इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां हैं वो इंद्रावती की सहायक नदियां हैं या तो शबरी की सहायक नदियां हैं, वो इंद्रावती और शबरी के माध्यम से जाके किसमें मिल जाती हैं? गोदावरी नदी। तो बस्तर का ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक अलग अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इस अपवाह तंत्र का नाम आप क्या बोलोगे? गोदावरी अपवाह तंत्र। क्या बोलोगे? गोदावरी अपवाह तंत्र। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? तो छत्तीसगढ़ को अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण से कुल कितने भागों में बांटा गया है? छत्तीसगढ़ में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं? कितने अपवाह तंत्र हैं? 5 अपवाह तंत्र। कितने अपवाह तंत्र है? 5 अपवाह तंत्र है। 5 अपवाह तंत्र का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सा अपवाह तंत्र कौन से क्षेत्र में है ये याद होना चाहिए, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, आप ये नक्शा आपके दिमाग में छपना चाहिए। अब यहाँ से डाटा पढ़ना, देखिए अपवाह तंत्र इतने में खत्म नहीं होता, अभी हमको इनके डाटा भी पढ़ने हैं। सभी अपवाह तंत्र को अलग अलग वीडियो में अलग अलग 10-10, 20-20 मिनट के एक वीडियो बनाएंगे अपन, जिसमें एक वीडियो में हम गंगा अपवाह तंत्र को समझाएंगे, एक में आपका ब्राह्मणी नर्मदा दोनों को समझाएंगे, एक में महानदी को समझाएंगे, और एक अपवाह तंत्र में आपका गोदावरी को समझाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। आप बोलोगे कि सर आप इतना पढ़ा दिए, महानदी का उद्गम स्थल ही नहीं पढ़ाया, महानदी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, महानदी का जीवन, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है नहीं बताया, शिवनाथ नदी की लंबाई नहीं बताया, अभी तो आप कुछ बताया नहीं, पूरा क्लास पढ़ा दिए। क्लास कभी भी फैक्ट से शुरू नहीं होता। आप फैक्ट रटना, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो फैक्ट रटना बाएं हाथ का खेल है, मतलब आपको मजा आएगा, आप फैक्ट रटोगे इंटरेस्ट के साथ। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी कहाँ पे बहेगी, कैसे बहेगी, ये आपको एक आधे घंटे की क्लास में यदि आप इस चीज़ को समझ गए कि छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र। देखिए छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है, मैं भी बताया, हर कोई बताता है, और हर किताब में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र। हर किताब में ये लिखा है कि सोनगंगा अपवाह तंत्र है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र है, गोदावरी अपवाह तंत्र है। अगर किताब में लिखी चीज से ही सब चीज होना था तो हर किसी के पास वो किताब है, हर किसी को पढ़ने के लिए उतना समय है, हर कोई 200 रुपए की किताब खरीद सकता है, हर कोई टीचर से पढ़ सकता है। मेरा प्रयास ये है कि आपको ये 5 चीजें रटनी ना पड़े, या कोई भी चीज। अभी तक छत्तीसगढ़ की जितनी भी क्लासेस हम किए हैं, मुझे नहीं लगता एक भी फैक्ट आपको रटने की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है? तो यहाँ पे 5 अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में कैसे अलग अलग 5 अपवाह तंत्र काम करते हैं, या अलग अलग कौन कौन से दिशा, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा अपवाह तंत्र है, ये आप लोग अपने से बता लोगे इतना? 5 अपवाह तंत्र का नाम तुरंत रिपीट करने को बोलूँ तो कर लोगे? पहला है सोनगंगा अपवाह तंत्र, दूसरा है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, तीसरा है महानदी अपवाह तंत्र, चौथा है नर्मदा अपवाह तंत्र, और 5वां है गोदावरी अपवाह तंत्र। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँ कि इन 5 में सबसे बड़ा एरिया किसका है? इन 5 अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा एरिया किसका है मैं पूछूं तो आप मेरे ख्याल से कि अगर आप अटेंटिव हैं तो आप बता लोगे कि सबसे बड़ा, काफी बड़ा कौन सा दिख रहा है? महानदी अपवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा? महानदी। कई बार क्या करता है, चारों 5 को दे देगा और बोलेगा इन अपवाह तंत्र के क्षेत्रफल के अनुसार इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाइए। कूट वाले प्रश्न जो होते हैं, तो वैसे प्रश्न में आपको लगता है अरे यार मेरे को तो क्षेत्रफल याद नहीं है। मैं तो अभी किसी का क्षेत्रफल आपको बताया भी नहीं हूं कि महानदी अपवाह तंत्र कितने क्षेत्रफल में है, कि गंगा अपवाह तंत्र कितने क्षेत्रफल में, मैं नहीं बताया ना। फिर भी ऐसे प्रश्न अगर आ गया कि 5 को दे दिया और बोला कि इनके क्षेत्रफल के घटते या बढ़ते क्रम में इनको जमाइए, कूट दे दिया, तो आपको पता है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? महानदी। अब फिर से एरिया देखो, सेकंड नंबर पे कौन होना चाहिए? ये पूरा बस्तर संभाग कौन से अपवाह तंत्र में? गोदावरी। तो सेकंड नंबर का बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा होगा?
गोदावरी अपार तंत्र। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अपार तंत्र कौन सा होगा? सोनगंगा। कौन सा होगा? सोनगंगा। चौथे नंबर का जो बड़ा अपार तंत्र है आपका कौन सा है? ब्राह्मणी। कौन सा है? ब्राह्मणी। और पांचवें नंबर का सबसे बड़ा अपार तंत्र कौन सा है? नर्मदा। तो आपसे क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपार तंत्र कौन सा है पूछेगा तो महानदी अपार तंत्र है। आपसे क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपार तंत्र पूछेगा तो नर्मदा अपार तंत्र है। और छत्तीसगढ़ के पांचों अपार तंत्र का क्षेत्रफल के हिसाब से ऑर्डर पूछेगा, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पूछेगा तो कौन सा होगा, कैसा होगा आपको पता है ना? सबसे बड़ा अपार तंत्र महानदी अपार तंत्र, सेकंड नंबर पे गोदावरी अपार तंत्र, थर्ड नंबर पे सोनगंगा अपार तंत्र, फोर्थ नंबर पे ब्राह्मणी अपार तंत्र और फिफ्थ नंबर पे महानदी सॉरी आपका नर्मदा अपार तंत्र। इतना क्लियर हुआ। अब इससे आगे की क्लास में अपन क्या कहते हैं इन अपार तंत्रों का डिटेल अध्ययन करेंगे। हर एक नदी के बारे में, कौन सी नदी में कौन सा डैम है, कौन सी नदी में कौन सा जलप्रपात है, कौन सी नदी कौन से जिले में बहती है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, किस नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, किस नदी की और क्या अतिरिक्त विशेषताएं हैं, अन्य विशेषताएं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि छत्तीसगढ़ में 5 अपार तंत्र कैसे बनते हैं, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे नक्शे का ले लीजिए, पर खुद से ये सब नक्शा आप लोग बनाया कीजिए। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपका अपार तंत्र का बेसिक समझ में आ गया, तो नदियों के बारे में डाटा आपको बहुत मुश्किल नहीं होगा। कल के क्लास में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।